विद्या ऊर्जा। अभी हम अपना यूनिट 7 एंड ब्लॉक 7 करेंगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म का, जिसमें अलग अलग कल्ट्स, अलग अलग न्यू मूवमेंट्स स्टार्ट हुए अपार्ट फ्रॉम हिंदुज़म, सिखिज़म, जो कि हमारा यूनिट 5 है आई थिंक, वो भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यूनिट 7 में जो है वो कल्ट्स की बात हो रही है, मतलब कि जो अलग फॉर्म ऑफ जो है वो रिलीजियस मूवमेंट्स आ रहे हैं जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनके फॉलोवर्स बन रहे हैं और उनके उस पर जा रहे हैं। तो उस तरह की हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलीजियस कन्वर्जन। ये देखिए, मैं लाइन बाय लाइन नहीं जाऊँगी, बहुत शॉर्ट में जाऊँगी क्योंकि ये आपका रिवीजन सीरीज़ है। जब आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो बाद में जो है मैं वीडियोस डाल दूँगी। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कन्वर्जन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें एक सेट ऑफ डिफाइंड रिलीजन से आप चेंज करते हो। ठीक है, आपके रिचुअल्स, बिलीफ, वो सब चेंज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेलोनी, उन्होंने कहा था कि एक तरीके से अबेंडमेंट कर देते हो अब अपने सेट ऑफ बिलीफ को। ठीक है, कन्वर्शन में आपके बिहेवियर में शिफ्ट आ जाता है, आपका माइंड जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कन्वर्टीज द्वारा जो आपको कन्वर्ट करते हैं, और आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चले जाते हो। ये कह सकते हैं ब्रेन वॉश भी हो सकता है, या माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या कभी कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी मर्जी से भी रिलीजन चेंज करते हो। तो ये दो तरीके होते हैं। तो रिलीजन कन्वर्जन का मतलब ये होता है। एस्पेक्ट्स क्या है रिलीजन कन्वर्जन के, कि समटाइम इंसान कन्वर्ट होकर के बहुत कॉन्फिडेंट और या फिर कई बार ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। जैसे रैम्बो ने कहा था कि अदर फैमिली मेम्बर्स को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कन्वर्ट हो गया और इसका क्या रीज़न है, वो समझ नहीं पाते हैं इंसान की कन्वर्शन को, ऐसा रैम्बो का कहना है। इसके अलावा इंसान जो है वो पर्सन की पूरी पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके कंसेप्ट, आइडियोलॉजी, सब कुछ चेंज हो जाती है। वो अपने आप को फिर से जो है वो अलग तरीके की कंडीशंस और प्रोग्राम में सेट कर लेता है। उसका पूरा खाना पीना, रहना सहना, बिहेवियर पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है। ये स्टेप्स सिर्फ फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, बट कि पूरा पूरा ग्रुप जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है दो कैटेगरी में, प्रोकल्टिस्ट और एंटी कल्टिस्ट। प्रोकल्टिस्ट वो हैं जो कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं, और एंटी कल्टिस्ट वो हैं जिनका कहना है कि अब कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, आपका बर्थ से जो आपका रह रहा है वही होना चाहिए। तो द पीपल हु हैव पेरेंट ऑफ टू डिफरेंट रिलीजन हैव कॉन्फ्लिक्ट इन देयर लाइफ। जिन लोगों के अलग अलग पेरेंट्स होते हैं रिलीजन से, उनके लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बिकॉज वो कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो इंसान चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, उसमें ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि नई कम्युनिटी उसको कहती है कि आप अपना हेयर स्टाइल, क्लोथिंग वगैरह सब बदलिए ताकि आप हमारे जैसे दिखें। ये जो है, लेकिन इन लोगों को ना एज अ थ्रेट नहीं देखना चाहिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी रिलीजियस कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो इनको थ्रेट की तरह देखना गलत है। कन्वर्जन भी एक पार्ट है हमारी सोसाइटी का। तो कुछ लोग के रिस्पॉन्सेज हैं इसमें कन्वर्जन को लेकर के। उनका कहना है कि पीपल कैन हैव चेंज इन देयर एटीट्यूड, ऑब्वियसली एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इसके अलावा उनको ये भी ध्यान रखना होता है जो दूसरे रिलीजन के सीक्रेट्स हैं उनको वो मेंटेन रखें और वो बाहर रिलीजन को ना बताएं। इसके अलावा उनका जो पहले का बिलीफ पैटर्न और रिचुअल था उसको वो पूरी तरह से भूल जाएं और नए तरीके से स्टार्ट करें। रैम्बो का नाम फिर से आता है। रैम्बो का इसमें कहना है कि अगर आपको स्टेबल कंडीशन कन्वर्जन की मेंटेन करनी है तो कुछ मेडिटेशन वगैरह आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका माइंड पीस पे आ पाए और उसके बाद आप नए तरीके से रिलीजन के कन्वर्जन के लिए प्रोसेस कर पाए। इसलिए प्रैक्टिसिंग ऑफ रिचुअल एंड द बिलीफ बाय अ पर्सन हेल्प्स हिम टू बिकम इंग्रेव्ड एंड इनएक्टिव द डिग्री। इसके अलावा रिचुअल ऑफ बिलीफ यानी कुछ रिचुअल्स भी वो परफॉर्म कराते हैं ताकि इंसान उसमें एकदम घुल मिल जाए और एक्टिव हो जाए उस रिलीजन को लेके, नए रिलीजन को लेके। और उनका जो डिग्री ऑफ कमिटमेंट है कि वो कितना कमिटेड है, कितना सिंसियर है, वो भी इंसान टू इंसान वेरी करता है। हो सकता है कि इंसान उसको नए रिलीजन को पूरी तरह से अपना ले, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सीक्रेटली अपने अपने रिलीजन को अभी भी मानता हो। इसके अलावा रैम्बो ने ये भी कहा कि लोग जो कन्वर्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विक्टिम हो, ब्रेन वॉश्ड हो सकता है वो अपने मन से कर रहे हो, उनके उसके पीछे उनका कुछ मोटिवेशन है या वो कुछ और प्लेजर पाना चाहते हो, उनको तकलीफ हो अपने पर्सनल रिलीजन में और वो चेंज करना चाह रहे हो अपनी सेल्फ स्टीम, अपने अंदरूनी आत्मा को पीस देने के लिए, हो सकता है वो चेंज कर रहे हो। तो कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट सोसाइटी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कई बार वो उनके कंसेप्ट जो होते हैं दूसरे रिलीजन से उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार उनके अंदर बहुत पैशनेट फीलिंग होती है, उन्हें लगना है नहीं नहीं हमको तो बस ये अपने रिलीजन को बदलना है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। कई बार वो मीनिंगफुल लाइफ, जैसे कई बार होता है ना हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी इंसान को लगे कि अरे यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, चलो मैं बुद्धिस्ट बन जाता हूँ, मिडल पाथ फॉलो करता हूँ, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं और मैं एकदम शांति से रहूँगा। तो हो सकता है कोई मीनिंगफुल
लाइफ पाना चाहता हो, अपना स्वर्ग जो कि खो गया है उसे ढूंढने की कोशिश करो। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड कन्वर्जन्स। इसके बाद 4 सेट ऑफ वेरिएबल्स। जब इंसान कन्वर्ट होता है तो उसको 4 सेट ऑफ वेरिएबल से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू रैम्बोज एनालिसिस। ध्यान रखना है ये नाम कौन सा आ रहा है, रैम्बो एनालिसिस। तो अगर रैम्बो एनालिसिस ऑफ रिलीजियन कन्वर्जन आता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि रैम्बो ने क्या कहा था, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कई बार 4 का फैक्टर वर्क करते हैं। कई बार लोग फ्रेंड्स और उनके ग्रुप से जो है वो डे टू डे कॉन्टैक्ट में आने से और उनके साथ में कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन के रहने की वजह से भी हो सकता है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। कई बार वो ऐसा होता है कि वो लीडर से मीट करते हैं और उनका रिलेशनशिप बन जाता है जो उनके रिलीजन का लीडर है दूसरे रिलीजन का, और वो उसको कॉन्स्टेंटली उनको रीप्रोग्राम कर देता है न्यू मेंबर को, और उनका न्यू पैटर्न बन जाता है। ठीक है, नो बिलीफ पैटर्न बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि रिचुअल्स, इसके रिचुअल्स करवाते हैं वो। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से 4 स्टेप है। पहला स्टेप जहाँ पे वो पहले अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिले, फिर कन्वर्ट हुए, फिर वो लीडर से मिलेंगे जो उनको हेल्प करेगा रीप्रोग्राम कराने में। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो रिचुअल्स करेंगे ताकि उनका बिलीफ स्ट्रांग हो, और लास्ट में उनका जो कन्वर्जन है वो उनके वर्क से उनको ऑर्गेनाइज करने में, और उनको वर्क जो भी मतलब उनके रिलीजन के रिचुअल्स के बाद जो उनके सेट ऑफ बिलीफ है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये 4 स्टेप्स है रिलीजियस कन्वर्जन के सोसाइटी में, ये ध्यान रखना है। इफ़ अ क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम पीपल के बेसिस पे देखें तो 3 तरीके के लोग हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं जो रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के, जिनका मानना है कि जिनको डिससेटिस्फेक्शन है अपने ओन रिलीजन से, वो दूसरे रिलीजन को देखना चाहते हैं, वो उनको ओपन है, उनकी बात सुनना चाहते हैं और उनकी बातों के डूज और डू नॉट्स को भी समझना चाहते हैं। कुछ पीपल न्यूट्रल एटीट्यूड के होते हैं, उनको रिलीजियस कन्वर्जन से कोई लेना लेना नहीं है, उनको कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता है कि करना है या नहीं करना है, लेकिन वो कोई आइडिया के अगेंस्ट भी नहीं होता है। तो पहले तो हो गए जो फेवर करते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं। दूसरे होते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड के। तीसरे होते हैं अगेंस्ट द कन्वर्जन, जो बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई बार मार काट देते हैं। तो वो होते हैं निगेटिव कन्वर्स के। और इसलिए इन सबसे हमें ये पता चलता है कि कन्वर्जन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है और अपने आप में। तो ये इस तरह से प्रोसेस जाता है। तो सोसाइटी में जब एंटर करता है तो 4 वो सेट ऑफ वेरिएबल्स हो गए और 3 तरीके के ये पीपल हो गए। ये बात यहाँ पे रैम्बो की ध्यान रखनी है। फिर रिलीजन और कन्वर्जन को थोड़ा और समझते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन इन प्रोपेटर, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द 2 स्कूल, दैट इज कन्वर्ट एंड प्रोसिलाइट। अ कन्वर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु स्विचेज ओवर फ्रॉम हिज बर्थ रिलीजन टू सम अदर रिलीजन। तो कन्वर्ट वो होता है जो बर्थ रिलीजन से, जो उसका बर्थ है उसके साथ जो वो रिलीजन लेके आया उससे अदर रिलीजन में जाता है। लेकिन प्रोसिलाइट वो होते हैं जो who has wholly absorbed the ideologies, जिसने कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया होता है, उनके रिचुअल्स को भी अडॉप्ट कर लिया होता है और उनके लिए बहुत ही वो नया रिलीजन होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्ट हो। ठीक है, कई बार होता है ना कि हमको बहुत कुछ चीज़ें दूसरे धर्म की अच्छी लगने लगती है और हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है हमारे प्रोसिलाइट। तो वो ऐसा नहीं है कि कन्वर्टीज हो गए, ठीक है, मतलब कन्वर्ट्स हो गए, ये चीज़ है। तो इसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज गाय या गुएर, जो भी होगा आप उसको देख लेना ध्यान से, शायद गायर ही बोलते होंगे, पता नहीं, देख लीजिएगा। तो प्रोसेस जो कन्वर्जन का होता है उसे गायर बोलते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर द कन्वर्जन टू जूडिज्म, अगर आपको जूडिज्म में कन्वर्ट होना है तो आपको अपने दिल और दिमाग से कन्वर्ट होना है, ना कि किसी पॉलिटिकल गेन के। ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कन्वर्जन के पीछे, प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, ये कोई एक तरीके से गेन करने के लिए आप कमिटेड होने चाहिए हो अपने कन्वर्जन के लिए, और अपनी पुरानी लाइफ को पूरी तरह से भुला दोगे। इसके अलावा वो लोग एक प्रोसेस कराते हैं जिसमें वो आपको पानी में डुबोते हैं, जिसको मिकवा बोलते हैं। जूडिज्म का बता रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्विट कर सकते हो, इसलिए वो अपना पुराना नाम भी आपका हटा देते हैं और आपकी नई आइडेंटिटी बताते हैं और फिर वो पब्लिकली उसको डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, अभी डिफरेंसेस क्या है कन्वर्जन प्रोसीजर में कि जूइश जो है अभी रिलीजन नहीं माना जाता है, एक ये पूरा कल्चर है। ठीक है, जूइश एक तरीके से कल्चर है जिसे लोग फॉलो करते हैं बहुत बड़े स्तर पे। तो बहुत ही लीनियंट और फ्लेक्सिबल था, लेकिन 300 CE से ये कन्वर्जन जूडिज्म में वेलकम नहीं हो रहा है और जूइश सिविलाइजेशन मेक इट मोर देन अ रिलीजन। इसलिए क्या हो रहा है कि अभी क्रिश्चियनिटी बहुत आसानी से कन्वर्ट करा लेते हैं, तो क्रिश्चियन यूनिवर्सल हो गया है इसमें और जूइश में, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो चलती रहती है, भिड़त भी चलती रहती है कई चीज़ों को लेकर के। क्रिश्चियनिटी इज़ एन आउटकम ऑफ गॉड, ऐसा मानना है क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियनिटी बेस्ड ऑन फेथ। और इसके अलावा इस्लाम में भी इस कन्वर्जन टू रिलीजन इन्वॉल्व सिंसियरली बिलीविंग इन अल्लाह एज गॉड एंड मोहम्मद एज हिज मैसेंजर। इसलिए मतलब हर एक रिलीजन की एक प्रोसीजर, एक मतलब सेट ऑफ रूल्स है कि ये फॉलो करो तभी आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो जूडिज्म का देखा, क्रिश्चियनिटी थोड़ा ओपन है, इस्लाम में ये
है कि आपको अल्लाह को ही एक गॉड की तरह मानना है और मोहम्मद उनके मैसेंजर है, इसके अलावा आप किसी चीज़ को नहीं मानोगे। और ये सभी लोग हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म अपनी टीचिंग्स को प्रीच करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ में जुड़े और इनके सेम ट्रुथ से उनको कनेक्ट हो सके। दीज रिलीजन ऑल्सो अलाउ पर्सन टू बी मल्टी रिलीजियस। कई रिलीजन ऐसे भी हैं जो अलाउ करते हैं कि आप मल्टी रिलीजियस हो सकते हो, आप एक से ज़्यादा रिलीजन फॉलो करो, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्रोसेस होता है उसे बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। सम रिलीजन जैसे यसीदीज एंड जोरोस्ट्रियन डू नॉट एक्सेप्ट एनी कन्वर्ट। यशीदीज है या देख लीजिएगा कौन सा है, यशीदी और जोरोस्ट्रियंस तो पता है, तो ये दोनों जो है कोई भी कन्वर्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप बाय बर्थ हो गए हो तो ठीक है। प्रोसेलिटिज्म का थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। द एफर्ट्स दैट आर मेड टू चेंज द बिलीफ एंड एक्शन ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ कन्वर्टिज्म आर कॉल्ड एज प्रोसेलिटिज्म। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कन्वर्ट, वही मतलब मैंने पहले बोला था कि प्रोसेलिटिज्म में आप कन्वर्ट भी हो जाते हो सकता है कि आपके अंदर वो आइडियाज एस्टिमेट हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन होती है। लेकिन जब आप कन्वर्ट हो जाते हो उसके बाद जब आप सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज़ को अपने अंदर पूरी तरह से डाल लेते हो ना, उसे प्रोसेलिटिज्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे बिलीफ सिस्टम को मानने की बात हो रही है। पीपल के अलग अलग व्यूज़ हैं, इनको दोनों को लेकर के क्या है थोड़ा सा समझते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू सम बोथ आर पार्ट ऑफ फ्रीडम स्पीच। एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका स्पीच है, मतलब आप चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो बोल सकते हो। Some of the aspects of conglomeration are the freedom to change, but several times the convert is solely responsible to take his own stand। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब आप मतलब एक साथ जुड़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको फ्रीडम तो होती है चेंज होने की, बट कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने एक्शन के लिए। और पीपल को शुड फील फ्री टू चेंज, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। उनका कहना है कि अगर लोग बदलना चाहते हैं अपने रिलीजन को तो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए बदलने की, और साथ में वो अपनी एसोसिएशन फॉर्म करके अपने रिलीजन को और बढ़ा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच अबाउट देयर एक्सपीरियंस सो दैट पीपल कैन बिलीव इन देयर बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल। वो अपने बता सके कि अपने एक्सपीरियंसेस बता सके कि उन्हें कन्वर्ट होकर कितना अच्छा फील हो रहा है, ताकि लोग उनके साथ और जुड़ सके। तो बेसिक आइडिया कन्वर्टिज्म का क्या है कि मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ मिल सके। हिंदुइज्म बिलीव करती है कर्मा में, इसलिए वो मानते हैं कि दोज हु कन्वर्ट हैव पास्ट बर्थ टेंडेंसी टू डू सो। तो जो कन्वर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट बर्थ से अफेक्ट होते हैं और वो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है कि क्योंकि कर्म, धर्म, अर्थ जो है वो कन्वर्जन के बीच में नहीं आता, इसलिए अगर इंसान कन्वर्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फोर्सेबल नहीं रहता है इनका। तो मल्टी रिलीजन भी एक्सेप्टेबल होता है। अभी कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा है, इवन असाइनमेंट में भी पूछा गया था, तो इस पर ध्यान देना है कि कंटेम्प्रेरी डिबेट क्या है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रिलेटेड है कन्वर्जन से। आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में भी है, फेवर में भी है। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन सॉल्यूशन है पुअर और दलित्स ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से दूसरे, जहाँ वो अपने रिलीजन में छोटे कास्ट के माने जा रहे हैं, वही दूसरे रिलीजन में जाकर के वो अपर क्लास के माने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं तो ताकि वो मेन स्ट्रीम जो इंडियन नेशन का है उसको ज्वाइन कर सके। कुछ एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, कई लीडर्स हैं, रिलीजन लीडर जो इस आइडिया को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे श्रीलंका बहुत स्ट्रिक्ट है कन्वर्जन को लेकर के, उन्होंने कोई भी रिलीजन को प्रोपोगेट करने का आसान रास्ता नहीं दिया। इंडिया में राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के अगेंस्ट है। आप कुछ रिसेंट एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में। इसके बाद परमेश्वरम फेमस राइटर इन इंडिया हैव पॉइंटेड आउट दैट, परमेश्वरम एक फेमस राइटर, इंडियन राइटर हैं, ध्यान रखते हैं, इन्होंने बोला था कि पुअर एंड इलिटरेट जो है वो बीइंग टारगेटेड इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं उन लोग को जो कन्वर्टीज है उन्हें भी पता है कि जो पुअर से वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो उन्हें टारगेट करते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल की इंडिया ना तो वो हिंदूज है ना वो क्रिश्चियन है, इसलिए वो फ्री होते हैं किसी भी रिलीजन को चूज करने के लिए, और वो किसी भी, लेकिन क्योंकि वो कई समय से हिंदू डाइटीज की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहीं पे हम देखें तो क्रिश्चियनिटी बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है। तो ये एक तरीके से ट्राइबल्स का वो है, देखना एक एनालिसिस है, ठीक है, कि क्या हो रहा है ट्राइबल के उसमें। इसके बाद कन्वर्जन एंड न्यू एज कल्ट, इसके अलावा कन्वर्जन के साथ कुछ न्यू एज कल्ट भी है। क्या कौन कौन से न्यू एज कल्ट है वो हम आगे देखेंगे। तो वन इज पॉजिटिव और प्रो कल्ट व्यू पॉइंट, अनदर इज एंटी कल्ट व्यू पॉइंट। प्रो कल्ट व्यू पॉइंट वो थे जो कि मतलब सपोर्ट कर रहे थे कन्वर्जन को, और दो एक कल्ट वो आया उनका नहीं, कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप जहाँ हो जैसे रहो उसी में पीस में आप आगे बढ़ो। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग थीसिस या एंटी कल्ट थ्योरीज।
जो ब्रेन वॉशिंग थ्योरीज होती हैं, इट्स नॉट, वो जो है वो एंटी कल्ट उस पर होती हैं। वो नहीं मानते कि इस तरह से आप किसी भी उसमें चेंज करो। कल्ट का मानना है कि वो आपके माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि आप उनके कल्ट के व्यू पॉइंट को समझें, लीडरशिप के, और उनके बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंजेस को अपनाएं। कुछ सोशलॉजिस्ट का मानना है कि जो कल्ट मेंबर हैं वो समवर्ड आपको मेंटली डेफिशिएंट एंड कैन नॉट टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, आपको ऐसा बना देंगे कि आप अपना खुद का डिसीजन ना ले पाओ और आप पूरी तरीके से उनके दिखाए रास्ते पर डिपेंड हो जाओ। और इसके अलावा एक एक्सटेंसिव मॉडल ऑफ कन्वर्जन है, ध्यान रखना है। एक्सटेंसिव मॉडल ऑफ कन्वर्जन क्या है, उसमें 2 थ्योरीज हैं। एंथनी और रिबन ने बोला था कि जब जो डिसाइपल है आर इन द पावर ऑफ द कल्ट, जब वो उनके उसमें आ जाते हैं, ठीक है, कब्जे में आ जाते हैं, देन डिसाइपल इज नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस मॉडल ने कहा था द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी कन्वर्जन इनटू कल्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अपने मन से वो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, कि आप अपने मन से आकर के ज्वाइन कर लो, वो फोर्सेबल कराते हैं। ये एनालाइज किया गया कि गुड परसेंटेज ऑफ कन्वर्ट्स आर फाउंड इन द सोसाइटी, दे एक्सेप्ट द कल्ट फिलॉसफी एंड बिकेम कमिटेड टू द कल्ट दे हैव जॉइंड फ्रॉम द प्रीवियस रिलीजियस कमिटमेंट। तो ये एक्सटेंसिव मॉडल ऑफ कन्वर्जन है, जिसमें उन लोग जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने देते हैं, और अपने मन से वो ज्वाइन भी नहीं कर सकता है, लीव नहीं कर सकता। एक्सटेंसिव मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, the hypnosis and trance state induced which makes would be converting suggestible and easily adjustable। तो एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉशिंग, हिप्नोटाइज करके, ट्रांस स्टेट होता है ना, जो आपका एक अलग लेवल का स्टेट होता है जहाँ पे आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हो, उस स्टेट में आपको इंट्रोड्यूस करके वो बहुत ही उनके लिए आसान होता है आप तक उसमें एडजस्ट हो जाओ। जो न्यू एज कल्ट मूवमेंट्स हैं, इट इज़ द लीडरशिप ऑफ द कल्ट, इट इज़ द लीडरशिप ऑफ द कल्ट विच डिसाइड एवरीथिंग फॉर द कल्ट। तो जो लीडर्स होते हैं बेसिकली वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, कल्ट कैसे चलेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, वही गाइड करते हैं डिसिपल्स को कि किस तरह से वो अपनी डिफिकल्टीज और कन्फ्यूजन को फेट करें। और कंडीशनिंग प्रोसेस, ये ध्यान रखना है, कंडीशनिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक टीचर और गुरु ये टीचर या फिर गुरु वो जो है आते हैं और एनलाइटन करते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं साल्वेशन, मुक्ति का। तो कन्वर्ट मेक्स कमिटमेंट टू कंसिडर अ कल्ट टीचर एज अ प्राइमरी इन्फ्लुएंसर, और फिर कन्वर्ट प्रॉमिस करता है कि वो अपने टीचर की बात मानेगा, वही उसको रास्ते दिखाएगा और वही हायर होगा, इवन गॉड से भी ऊपर माना जाता है वो, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर। तो गुरु भी इन दिस प्रोसेस गुरु को नहीं पता होता है कि उसके डिसाइपल का नाम क्या है, लेकिन फिर भी डिसाइपल अपनी रिस्पेक्ट शो करेगा, अपने फोरहेड से टच करेगा, या जो भी मतलब अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर कर देगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एक्सटेंसिंग मॉडल, ध्यान समझना, एक्सटेंसिंग मॉडल है पूरी तरह से आप अपने आप को गुरु के उसमें डाल देते हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्सटेंसिव मॉडल में सम मेंबर पेयर पोज अ रॉन्ग आइडिया दैट दे आर चूजन वन फ्रॉम द लॉर्ड एंड आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल। इसके अलावा कुछ ये मानना है कि हो सकता है ये भगवान के द्वारा चूज़ किए गए, ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया जाता है और वो और लोगों से अलग है। और इसके अलावा अपनी इनिशियल आइडेंटिटी इंसान पूरी तरह से खोल देता है, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, हो सकता है मैरिटल ब्रेकडाउन हो, कल्ट में वायलेंस आ जाए उनकी वजह से, इंसान का सेल्फ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और यंग पीपल ज़्यादा क्या होता है ना कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने के चक्कर में इन कल्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है और वो अपने प्रीवियस कल्ट से डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि कल्ट जो है वो उसमें आप जब जाते हो तो पूरी तरह से आपका माइंड ब्रेन वॉश करे। कई बार इंसान का वॉलंटरी एक्शन भी होता है। वॉलंटरी एक्शन के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो अभी नेक्स्ट हम यूनिट देखते हैं इसके बारे में। ओके, ये इसमें कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, वो हम समझ चुके हैं। रिलीजियस कन्वर्जन के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं आप बता सकते हैं आराम से, आप नहीं हो तो उस पर रीड कर लेना। प्रोसेलिटिज्म क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट पीपल टू अनदर ओपिनियन एंड पर्टिकुलरली अनदर रिलीजन। एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें इंसान की ओपिनियन बदल दी जाती है, और यह मोस्ट प्रोबेबली कहें तो वो कन्वर्ट करके फिर उसकी ओपिनियन बदलते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो प्रोसेलिटिज्म कहे जाएंगे। लेकिन कन्वर्जन में क्या होता है, सिर्फ इंसान का रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जब आप रिलीजन के साथ उसकी ओपिनियन, उसका पूरा सेल्फ बदल देते हो ना, तो वो प्रोसेलिटिज्म का कंसेप्ट है। इसको अच्छे से पढ़ लिया जाएगा बाद में। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट में पहुंचते हैं। अभी हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन समझेंगे। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन क्या है, महर्षि महेश योगी द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। ये एक इंसान को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है। तो 1957 में ही आया। इन्होंने कहा कि अगर हमें स्पिरिचुअलिटी को अवेयर करना है और वर्ल्ड को अच्छे से एक्सेस करना है तो हमको एक मूवमेंट चलाना है, स्पिरिचुअल रिजनरेशन मूवमेंट। अपनी स्पिरिट को जगाओ, अपने अंदर आत्मा को जगाओ। ये बहुत ही सेकुलर अप्रोच रखते थे, हर रिलीजन को मानते थे। इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक
अपने एक्सपेरिमेंट्स करवाए ले जाके, और उन्होंने दिखाया कि वेव्स वगैरह हमारे माइंड में कैसे ट्रेवल करती हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, और उन्होंने प्रूव किया। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ऑब्वियसली आप किसी भी सोसाइटी के हो, किसी हिंदुज़म, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि मेडिटेशन से आपकी लाइफ बेहतर होती है। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सेकुलर अप्रोच वाला कल्ट है। तो हम समझेंगे कि एक ये वो कल्ट है जो सेकुलर है। आगे हम कुछ और कल्ट्स को समझेंगे जो कि सेकुलर नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये बोला, इसलिए उन्होंने कई बार प्रैक्टिकली वेरीफाई भी किया है साइंटिफिकली। तो इनका जो वर्ड प्लान है टीएम का, वो समझते हैं। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का जो वर्ड प्लान है वो क्या है। तो ये ऐसे वर्क करते हैं कि जो टेक्निक है वो मंत्रा मेडिटेशन है, कुछ मंत्रा कराते हैं, कुछ योगा पोस्चर्स करवाते हैं। तो इनकी वो टेक्निक है, और इनके इंडिया में महर्षि महेश योगी द्वारा लाया गया। ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इंडियन फिलोसफी, कृष्णा, बुद्धा, शंकरा एज वेल योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। ध्यान रखना है, पतंजलि के सूत्रास से, कृष्णा की टीचिंग से, बुद्धा से, आदि शंकराचार्य, इन सब की जो टीचिंग्स थे, महर्षि थे, इनकी टीचिंग्स को लेकर के ये लोग आए और इन्होंने एक साथ उसको मिक्स किया और देखा कि इससे क्या निकल के आता है, जिससे उनको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिले। तो महर्षि टीचर जो ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुदेव थे, जो गुरुदेव जी थे, उन्होंने डेवलप किया था एक साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंट, SCI, ठीक है, जो कि एक तरीके से सब बताता है कि मेडिटेशन की टेक्निक क्या है, किस तरह से मेडिटेशन करना है। ये एडवांस टेक्निक है। इसमें है TM सिद्धि प्रोग्राम, योगिक फ्लाइंग प्रोग्राम भी है। ये ध्यान रखने हैं वर्ड्स, ये सब मतलब ये प्रोग्राम्स हैं जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन द्वारा करवाए जाते हैं। ये एक तो किसी भी रिलीजन को नहीं लेके चलते हैं। इनका मानना है कि सबको साथ में लेकर के चलो। कहीं ना कहीं इनकी इस टेक्निक को सीडो साइंस बोला गया इन 1950 द ट्रांसडेंटल मेडिटेशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। 1970 में द ऑर्गेनाइजेशन है शिफ्टेड टू अ मोर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। 1970 में ये शिफ्ट हुए, उनका और साइंटिफिक, और ये लेके गए स्पिरिचुअली अपनी चीज़ों को प्रूफ किया और मोर सेकुलर हुए। वेस्ट की तरफ भी इन्होंने अप्रोच किया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये ऑल ओवर। TM एंड रिलीजन। TM एक डिबेटेबल कंसेप्ट है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये रिलीजन है क्या, एक कल्ट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या एक सिर्फ ग्रुप है जो कि मेडिटेशन की टीचिंग देता है। लेकिन हाँ ये है कि स्पिरिचुअल चेंजेस और इंसान में पार्टिसिपेंट जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगते हैं। बट ये कोई फेथ इन्वॉल्व नहीं करता है। महर्षि ने कोई रिचुअल या वर्शिपिंग का इसमें कुछ नहीं रखा है। मेडिटेटर शुड फील ग्रेटफुल टू द गुरु। हाँ, उसको गुरु को ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि कम से कम उसने जो है हेल्प की है इंसान को सर्वाइव करने में और उसको अपने मतलब पीस ऑफ माइंड तक अचीव करने में। बट लेकिन रिलीजन न्यूट्रल है, कोई भी आकर के इसे ज्वाइन कर सकता है, कोई भी TM ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकता है। महर्षि जी के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ द हेड ऑफ हार्ट ऑफ द रिलीजन, ऑल द रिलीजन। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, जबकि ये सारे रिलीजन का हार्ट है, ठीक है। इसके अलावा TM जो है वो कहता है कि जो एक इंडिविजुअल है, अगर उसे अपनी लाइफ की सिचुएशन से डील करना है तो उसको ये परफॉर्म करना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर लो करता है, स्ट्रेस लो करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एंग्जाइटीज़ को कम करता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ TM है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं TM के। एक तो वो एक्सपेंसिव है, टीचर्स बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स लोगों के हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास टाइम है, वो लोग इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। पुअर के पास इतना टाइम ही नहीं है और पैसे ही नहीं कि वो अफोर्ड कर सके। इस टाइम पे अगर थोड़ा सा देखें तो 5 से 6 मिलियन इससे कनेक्टेड है। 20 मिनट का मेडिटेशन होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। महेश योगी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 40,000 से ज़्यादा ट्रेन टीचर्स को प्रोड्यूस करती है। इनके जो है पैकेजेस होते हैं जिसका नाम होता है महर्षि वैदिक साइंस प्रोग्राम। इसके अलावा महर्षि जी ने बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया है। उन्होंने जो है बहुत ही रिमार्केबल गाइडेंस दी है एजुकेशन, म्यूजिक और लिटरेचर को लेके। उनकी एक बुक है साइंस ऑफ बीइंग एट लिविंग। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ही ओपन उस मतलब क्रिएट किया है जनरल इन्फ्लुएंस ऑफ पीस ऑन कम्युनिटी एंड ग्लोबल बेसिस। तो उन्होंने बहुत ही ओपनली जो है वो ये सब 2 बुक्स लिखा है और उसको काफ़ी फैलाया है TM जी ने नहीं, महर्षि योगी जी ने TM को फैलाया, ठीक है। तो साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए भी गए थे। उन्होंने ये प्रूफ हुआ है कि हाँ स्ट्रेस और एंग्जाइटी और कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। रिसर्च में पाया गया कि अगर 1% सोसाइटी भी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करे, यानी 1% सोसाइटी भी अगर ये मेडिटेशन करती है तो सारी ही सोसाइटी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका माहौल बदल जाएगा। ये वैदिक साइंस से निकल के आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें नेचर के लॉ पे डिपेंड करती हैं, आपके कॉन्शियस पे बेस्ड होती हैं, आपके
आपकी कॉन्शियस, आपकी आत्मा, आपके अंतरात्मा को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती हैं। इसके अलावा ये लोगों को हेल्प करती है राइट डायरेक्शन पाने में, और उनके माइंड को और सोल को, दोनों को ही एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू निकालती हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से योगा भी आप करते हैं और राइट काइंड का डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट, और योगा के साथ में आपको अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, शेयरिंग, केयरिंग, ये सब सिखाया जाता है। वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक म्यूजिक, ये सब बताया जाता है। ठीक है, महर्षि एनलाइटनमेंट में बोला कि महर्षि जी ने कहा कि उनका इंटरव्यू हुआ कैली जी कैली के साथ में, ऋषि जी ने कहा कि टीएम एक ओल्ड एज फिनोमेना है। ठीक है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। जब इंसान के अंदर, देखिए एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, जब इंसान के अंदर अंधेरा नहीं रहता, वो क्लियर होता है, सॉर्टेड होता है, उसे जल्दी गुस्सा नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मिस्टेक्स नहीं करता है, जल्दी वीक नहीं पड़ता है, तो उस इंसान को एनलाइटेंड इंसान बोलते हैं। जैसे कि बुद्धा एनलाइटेंड हो गए थे, इन सब चीज़ों से उठ करके उन्होंने ऊपर उठ के देखा। तो जो टीएम मेडिटेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान की विलिंगनेस होनी चाहिए उसे ज्वाइन करने के लिए, और टीचर की बात सुनने की उसमें पेशेंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी टीचर के लिए। इसके अलावा जो डिसाइपल इसको लर्न करना चाहता है, वो इसको एनलाइटनमेंट के लिए सिर्फ नहीं, इसलिए भी क्योंकि वो जो है नेचुरल लॉज के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इनकी नॉलेज को हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है बॉडी से, इंसान डिस्ट्रेस हो जाता है, इंसान के अंदर स्ट्रेस नहीं रहता है, इससे वो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने एग्जाम को लेकर के। और इसके बाद जो है एक अपने अंदरूनी सीक्रेट, अपनी ताकत को वो समझ सकते हैं। उनको नॉलेज के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए, पूरी लाइफ के लिए हेल्प करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी भी झगड़े का अगर आप डिसीजन गुस्से में निकालते हो और वहीं शांत माइंड से निकालते हो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो उसमें अंतर होता है। तो ये प्रूव है, कंक्लूडेड है कि अगर हर कोई टीएम के लिए जाए तो प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो जाएंगी। टीएम और नेचुरल लॉ का देखते हैं कि ट्रांसजेंडर मेडिटेशन नेचुरल लॉ से कैसे मिलता है। ट्रांसलेशन में भी एक पर्सन क्वाइट एंड साइलेंट। ऑब्वियसली टीएम के बाद आपकी एनर्जी जो है वो जो अबंडेंस में प्रेजेंट होती है, इंसान खूब ज़्यादा एनर्जी और इंटेलिजेंस से भरा होता है, वो एक जगह फोकस कर सकता है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड लेबर नहीं होता इस प्रोसेस में। इसमें सिर्फ आपसे कंसंट्रेशन डिमांड, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करते हैं, थोड़ा बहुत कम करें, डू लेस एंड अकम्प्लिश मोर, कम करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके चीज़ों को। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही डेस्परेट इफेक्ट लेना हो और आपको आपकी हेल्थ के कॉस्ट पे आपको सक्सेस पानी हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की सक्सेस, इनका ये मानना है कि आप अपने हेल्थ के कॉस्ट पे नहीं पा सकते, आप अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को काम रख के भी सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, इन्होंने 2 बार मेडिटेट करने की बात की है, और इसके अलावा महर्षि जी ने कहा है कि अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो लोगों को नहीं समझ में आएगा टीएम। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉपर नॉलेज कवर हो, वैदिक एग्रीकल्चर लोग समझ सके, वैदिक डिफेंस समझ सके। इसके अलावा जो है, हाँ, ये उन्होंने बोला है कि हम प्रिवेंट करते हैं बर्थ ऑफ एनिमी। बर्थ ऑफ एनिमी प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि जब लोग ट्रांसजेंडर मेडिटेशन या मेडिटेशन में इन्वॉल्व रहेंगे तो सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग का मन शांत होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होंगे, उनमें टॉलरेंस बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के दुश्मन पैदा होने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो और इससे इंसान इंटेलिजेंट लाइफ जी सकता है। इसके अलावा जो मतलब मेल होते हैं उनका हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जिसके अंदर उनका वायलेंट और एग्रेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि मेल हार्मोन है। ये हार्मोन जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है, और साथ ही इंसान को वायलेंट और एग्रेसिव बनाता है। तो इस हार्मोन को कंट्रोल करना, और इसका हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रेजेंट होने के बाद भी आप कैसे खुद को कंट्रोल करते हो और अपने लेवल को मेंटेन करते हो, इसमें भी ये मेडिटेशन हेल्प करता है। और क्राइम रेट्स भी इसीलिए बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा महर्षि जी की कुछ राइटिंग्स हैं, जैसे साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, हमने पीछे देखा था। इसके अलावा इनसाइट्स इनटू भगवत गीता, इन्होंने गीता को सोर्स ऑफ टेक्निक माना है ट्रांसजेंडर मेडिटेशन में। इसमें ओम का उच्चारण भी होता है, और कृष्ण की बातें भी होती हैं, कृष्ण जी की। उसके अलावा अदर बुक्स इसकी है, महर्षि स्पीक टू स्टूडेंट, सेलिब्रेटिंग परफेक्शन इन एजुकेशन, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट ऑटोमेशन, फोरम फॉर नेचुरल लॉ एंड नेशनल लॉ फॉर डॉक्टर आइडियल। 2-3 बुक्स याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, एग्जाम में उतना बहुत होगा। बेनिफिट क्या है टीएम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि बेनिफिट्स क्या है ट्रांसजेंडर मेडिटेशन के। देखिए, एक तो आपकी माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है, थिंकिंग आपकी क्लियर हो जाती है, आप स्ट्रेस नहीं होते हो। ठीक है, ये बहुत ही वैदिक टेक्निक है और आज भी इसका यूज़ है। आपका आईक्यू लेवल हायर होता है और आप अवेयर होते हो, आसपास चीज़ें क्या हो रही है ना, आपके दिमाग में घुस रहा होता है, आप बेसुध नहीं पड़े होते हो, आपकी हेल्थ सुधरती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आप अपने रिलेशन में फुलफिलिंग हो जाते हो। क्योंकि आप जब शांत रहोगे, शांति से हर चीज़ को बात करोगे, कॉन्फिडेंट होगे, तो सामने वाला आपसे झगड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ही उसे इनिशिएट नहीं करोगे, आप उसे आगे प्रोसीड नहीं करोगे। और जब ऐसा सब जगह होने लगेगा तो जो छोटी छोटी घरों में अगर ऐसे
एक व्यक्ति भी होगा तो आसपास की सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा, आपकी वर्ल्ड पीसफुल हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसके अलावा व्हाट इज ट्रांसडेंटल मेडिटेशन आई टोल्ड यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट या हरे रामा मूवमेंट जो है वो उसका दूसरा नाम है इस्कॉन मूवमेंट। आपने सुना होगा इंटरनेशनल जो सोसाइटी है कृष्णा मूवमेंट की, तो सबको ही जानता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इसको हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहा जाता है। इस्कॉन के बारे में जानते हैं। इस्कॉन भी एक कल्ट है जो कि इस टाइम पे चल रहा है, रिलीजियस कल्ट है, ठीक है, हिंदुइज्म का ही एक हिस्सा है। तो उन्होंने उसमें कैसे वो लोग कैसे रहते हैं, एक तो बालों को शेव करा करके रहते हैं विद अ टॉप नोट एंड वियर सेफ्रॉन धोती पहनते हैं, हरे कृष्णा नाम लेते हैं, तबला मंत्र बनाते हैं, वेजिटेरियन का शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने इस्कॉन सोसाइटी 16वीं सेंचुरी में डेवलप की, नहीं बहुत साल पहले का है ये। इसके अलावा इनका एम ये है कि टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैष्णव टीचिंग फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाए, विष्णु भगवान की टीचिंग्स फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाए। आचार्य बोला जाता है टीचर को, और एक प्रोमिनेंट डिवोटी जो होता है उसी को आचार्य बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ जो आचार्य अभी तक बने हैं उसमें सबसे पहले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, फिर 6 गोस्वामी और वृंदावन 6 गोस्वामी थे, फिर भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, फिर AC भक्ति वेदांत स्वामी महाप्रभुपदा, ठीक है। तो ये सारे हैं। अच्छा, इसमें जो है जो 1966 में स्वामी श्रीला प्रभुपदा, ठीक है, जो ये लास्ट वाले हैं ना, ये फाउंडेड सोसाइटी, इन्होंने फाउंड की सोसाइटी एंड टिल डेट सोसाइटी हैज़ अबाउट 10,000 टेम्पल्स एंड मिलियंस ऑफ डिवोटीज। तो ये मूवमेंट तो बहुत पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये सोसाइटी कब बनी? 1966 में। इस्कॉन सोसाइटी एम्स एट टीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इनके 7 एम होते हैं। कौन कौन से एम होते हैं याद रखना है। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी देनी है, लोगों में पीस एंड यूनिटी, पहला। दूसरा, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करना, मतलब जो कृष्ण की कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण की सोच है, ज्ञान है, उनकी अंतरात्मा है, उनका अंतर ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, पीपल को अवेयर करना, कृष्णा गॉड के बारे में हेल्प करता है सोलिडेरिटी मेंटेन करने में। चौथा, चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स थी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कौन? जिन्होंने इस थ्योरी को चलाया, स्टार्ट किया, उनकी जो टीचिंग्स थी उसको संस्कृताना मूवमेंट के थ्रू भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ाना। इसके अलावा जो है वो बिल्डिंग सेटअप करना जहाँ पे हम लीला कर सकें कृष्ण की। इसके अलावा सिंपल और नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस बताना और अपने बुक्स वगैरह पब्लिश करके आगे बढ़ाना। तो ये 7 एम है, अच्छे से याद रखना है। इस्कॉन या हरे रामा सोसाइटी या हरे कृष्णा सोसाइटी वैष्णव फिलॉसफी में बिलीव करती है। इनका स्पिरिचुअल माइंड होता है, हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड वर्ड को थ्रू द पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है, थ्रू द पाथ ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर का रास्ता है उसके थ्रू गाइड करते हैं। कृष्ण का रास्ता वैष्णव रास्ता, यानी कि कृष्ण का रास्ता। प्रोसेस रिक्वायरमेंट, मास्टर का यहाँ पे रोल होता है। मास्टर के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको डायरेक्शन दिखाने वाला आपका गुरु जरूर होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, जो आपने कई बार सुना होगा ये चैंट जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इस्कॉन टेम्पल द्वारा। इस्कॉन टेम्पल में मेंबर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, रूरल कम्युनिटी के प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, वो रूरल एरिया को टारगेट करते हैं, उन्हें अपनी टीचिंग समझाते हैं। 1970 में जनरल बॉडी कमीशन इन्हीं के द्वारा सेटअप किया गया, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो कि सारे डिसीजन देती है इस्कॉन की। याद रखेंगे डिस्कॉन की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है? जनरल बॉडी कमीशन। जनरल बॉडी कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल है इस्कॉन के सारे डिसीजन के लिए। BBT या भांति वेदांता बुक ट्रस्ट इज अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इस्कॉन, ये भी एक इन्हीं का हिस्सा है। ये ट्रस्ट में 70 वॉल्यूम श्रीला प्रभुपदा की इनकी उसमें 70 वॉल्यूम है इस बुक में, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पब्लिशर एंड बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर है इंडियन फिलॉसफी और रिलीजन के ऊपर। इसके अलावा हिस्ट्री इस्कॉन की थोड़ी सी जानते हैं। अब देखना ये बहुत ध्यान से, 500 साल पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। 16वीं सेंचुरी में मिस्टिक स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने वैदिक स्पिरिचुअल एविडेंस को प्रूव किया और कहा कि गॉड सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़े कृष्ण है, और कृष्ण की ही भक्ति में जो है वो डूबना चाहिए हमको। सबसे एसेंशियल स्क्रिप्चर 5000 साल पहले ओल्ड भगवत गीता, जो सबसे पहले ओल्ड भगवत गीता आपने अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा भगवत गीता एज इट इज, या फिर श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, हिंदी में इसका वर्जन है। ये दो जो वर्जन्स हैं, ये दोनों वर्जन जो हैं वो महाप्रभु जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना मिक्सअप कर दिया है, और गीता को जो है वो बहुत ही गलत तरीके से बताया गया है। लोग उसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना लेते हैं और
और स्टूडेंट्स और लोगों का माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन गीता में जैसा लिखा गया है, गीता में साफ लिखा गया है कि मेरे अंदर समाओ, मुझे को सब कुछ मानो, अल्टीमेट गोल मैं हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है संस्कृत में एज इट इज़ उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश और हिंदी में, इसीलिए उसे बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज़ या श्रीमद भगवद गीता यथारूप। ठीक है, तो हरे कृष्णा मूवमेंट जो है उसके फाउंडर और आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा द गुरु ऑफ इस्कॉन, ये इस्कॉन के थे स्वामी प्रभुपदा। ठीक है, ध्यान रखना है चैतन्य महाप्रभु जी ने ये थ्योरी शुरू की है और प्रभुपदा जी ने इस्कॉन टेम्पल इसी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। ठीक है, उनका कहना है कि वो इलाबोरेट करते हैं इंग्लिश कमेंट्री ऑन भगवत गीता। ये बताया था ना प्रभु जी ने इंग्लिश कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पे, जिसको इन्होंने गीता को बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं किया, जैसा था वैसा ही उसको प्रेजेंट किया। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और न्यूबरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसे यूज़ भी करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, प्रभुपदा जी की डिमाइस हो गया, वो उनकी डेथ हो गई 1977 में, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। और उसके बाद जो है उनके जो आगे आने वाले जो शिष्य थे जैसे कि जयद्वैत स्वामी, उन्होंने अनऑथराइजली मतलब किसी से बिना पूछे, उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं था प्रभुपदा की टीचिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक में लिख दिया है। इसलिए अगर आपके पास बुक अभी है मौजूद है आपके घर में तो देखिएगा कि उसका पब्लिश डेट क्या है लास्ट जो आपके पास है, तो वो अगर 1977 से पहले की है तो वो मतलब वही वाली है जो प्रभुपदा जी ने लिखी थी, जिसमें वो एज इट इज़ कन्वर्ट किया। अगर उसके बाद की है तो फिर आपको मिली है जयद्वैत स्वामी जी ने, जिन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था अपने हिसाब से, बहुत ही बोगस फिलॉसफी उसमें भर दी थी। और उसके बाद भी आने वाले टीचर्स ने बहुत ज़्यादा उसमें कुछ एडिशंस कर दिए अपने अकॉर्डिंग, तो वो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, जो टीचिंग जैसी है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। इसके बाद श्रीपद प्रभु 1977 में ही फाउंडेड इस्कॉन। इसके बाद बिकेम एम्ब्रॉयड इन अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ निगेटिव पब्लिसिटी एंड स्कैंडल। इस्कॉन इसके बाद जो है जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था वो बहुत ज़्यादा निगेटिव पब्लिसिटी में भी आया है, बहुत सारे स्कैंडल्स हुए हैं इस्कॉन से रिलेटेड। तो कई तरीके से देखा जाए जो पहले का उनका जो चलता आ रहा था वो चीज़ें काफ़ी बर्बाद कर दी उनके आगे आने वाले गुरुओं ने। अभी भी एक दो गुरु हैं जो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने उसको इतना अच्छे से आगे प्रोसीड नहीं किया। रिलीजियस प्रोपोगंडा इन द गार्ब ऑफ डिवोटी फेक एंड अनक्वालिफाइड स्टूडेंट रश्ड इन टू इमिटेट देयर मास्टर। बहुत ही मतलब वुमेन हेटर्स, होमोसेक्सुअल्स, ठीक है, ये सब जो थे वो सब स्पिरिचुअल गुरु बन गए और वो अब कोई भी टीचिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि धर्म बात करो, इंसान से नफरत करो या वुमन से नफरत करो, लेकिन कुछ लोग बहुत अजीब अजीब बातें बोलते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो है वो बिल्कुल भी ये जो आजकल LGBTQ कम्युनिटी का चल रहा है उनके अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो दे आर नॉट सपोर्टिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड दे आर नॉट एड्रेसिंग दीज इशूज़। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद मॉडर्न योगा की बात करें तो योगा जो है, हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, डिफरेंस है, ट्रांसजेंडर मेडिटेशन और प्रॉपर योगा है, पतंजलि का योगा है, इस फिर के बाद कुछ मंत्रास है। लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये अष्टांग योगा के 8 पार्ट होते हैं जो कि गीता में दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अष्टांग योग गीता में दिया हुआ है। वो जो वहाँ चलता है ट्रांसजेंडर मेडिटेशन में वो पतंजलि वाला है, अष्टांग योग गीता में दिया हुआ है। इसके कुछ पर्टिकुलर पोस्चर होते हैं, डाइट होता है, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ होता है। ये कहा जाता है ये इतना टफ है ना, इसमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होता है, अपने थॉट्स को कंट्रोल, इतना टफ है ना कि बहुत ही कम लोगों ने इसे परफॉर्म कर पाया। और ये कहा जाता है कि ये ज़िंदगी कम है अष्टांग योग को करने के लिए। ठीक है, और वो लोग तो कर ही नहीं सकते जिनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा इवन अर्जुना जो थे, जो वॉरियर थे, वो भी अष्टांग योग नहीं कर पाए। ठीक है, तो श्रीला जी ने कहा है कि इन द एज ऑफ कलयुग इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो इसलिए ये तो करना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, कलयुग के समय। इसमें जिम्नास्टिक बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि कोई इंसान अचीव ही नहीं कर सकता अष्टांग योग को, जो कि कृष्ण में दिया हुआ है। 60 से 70 की साल की उम्र बहुत कम है इसको करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये इनकी टीचिंग क्या है कि अष्टांग योग आप कर नहीं सकते जो कि दिया हुआ है, तो आप अष्टांग योग की जगह भक्ति योग करो। भक्ति योग क्या है कि आपको आज के समय में भगवान का नाम लेता रहना है, जिससे क्या होगा आपका माइंड, जैसे देखिए अगर इसको हम नॉर्मल वे में समझे, अगर आपका माइंड हर वक्त एक जगह पे फोकस्ड है, राम 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 राम, तो आप कोई भी काम करोगे ना आपका माइंड तो फोकस्ड है ना, जो आपके निगेटिव थॉट्स है वो तो नहीं आएंगे ना। तो यही एक तरीके से फिलॉसफी इन्होंने भी की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अपना मंत्रा दिया और कहा कि अगर आप इसे जपते रहोगे, इसको बोलते रहोगे, तो आपका माइंड एक जगह फोकस हो जाएगा, आपका माइंड हरि की तरफ फोकस हो जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं वो जाग जाएगी।
तो आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आ पाएंगे, आप फोकस्ड हो पाओगे। तो उन्होंने कहा कि चैंटिंग मंत्रा इज एन ईजिएस्ट वे फॉर लिबरेशन इन कलयुग। तो आप मंत्रा चैंटिंग करो इंस्टेड ऑफ कि आप ये सब टफ योगा कर पाओ। तो इनका ये फिलॉसफी है, डिफरेंस याद रखना है। तो शीला ने लॉर्ड कृष्णा पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मंत्रा को अपना ड्रेसअप बहुत ही सिंपल कर रखा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ पाने की कोशिश करते हैं। इवन उन्होंने यहाँ पे स्टोरी दी है कि जो कपिला, वन ऑफ द एथिस्ट, कुड नॉट फाइंड गॉड इन द एलिमेंट ऑफ नेचर एंड ऑल्सो नॉट इन देम, सो ही कंक्लूडेड दैट गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट। कपिला जो एक अथीस्ट थे, ठीक है, उनका मानना था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अथीस्ट वो जो भगवान पे विश्वास, किसी भगवान विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो उसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू शीला, इफ वन हैज़ टू हैव अ फीलिंग ऑफ द गॉड, लेकिन शीला ने इसका आंसर ये दिया कि अगर किसी को भगवान की फीलिंग होनी है तो सबसे पहले तो उसको जैसे अपने मम्मी पापा के लिए प्रेम है, ठीक है, जो कि श्री कृष्ण के क्रिएशन है, उसी तरह से उस सुप्रीम बीइंग से भी प्रेम करना होगा। ही ऑल्सो सेड दैट द प्रकृति सेम है शक्ति, जो प्रकृति हमारा नेचर है वो शक्ति है, और शक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना किसी स्टेट के, पर्पसफुल स्टेट के। द सर्चिंग शक्ति मीन सर्चिंग फॉर इनर सेल्फ। तो अगर आपके अंदर जो शक्ति है, प्रकृति, आप भी तो प्रकृति का हिस्सा है, आपके अंदर एक जो शक्ति है, अगर आप इसको जो है वो कोई एक मीनिंग नहीं देते हो ना लाइफ में, अगर आपका लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है ना कि आपको करना क्या है, तो आपका इनर सेल्फ बिल्कुल यूजलेस है। आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति इस दुनिया में आया तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर आए। कोई अपने माँ बाप को सर्व करने के लिए लेके आए, कोई अपने माँ बाप का नाम ऊपर करने के लिए लेके आए, कोई अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए लेके आए, कोई अपने आगे वाली जिंदगी सुधारने लेके आए, कोई किसी सोशल मूवमेंट में आगे बढ़ने के लिए। हर किसी का, हर व्यक्ति का, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई हो, कितना भी छोटा से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उसे उससे फुलफिल करना चाहिए है। तो शीला बिलीव लॉर्ड कृष्णा इज बियॉन्ड ब्राह्मण एंड ब्राह्मण इटसेल्फ इज अपार्ट फ्रॉम इट। कृष्णा ने कहा ब्राह्मण या अमन कोई ऊपर नहीं है, सबसे बड़े लॉर्ड कृष्णा है, इंडिविजुअल है, इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, ट्रुथ है। उनके अकॉर्डिंग सारे लिविंग बीइंग क्रिएचर्स उनके द्वारा ही बनाए गए और उन्हीं में जाकर के समा जाते हैं। इसके बाद कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, ठीक है। तो ये हो गया डिवोशन एंड सरेंडर की यहाँ पे बात करते हैं। तो कृष्ण श्रीला ने कहा कि जीव्स आर सुपीरियर एनर्जी विच इज इंडिविजुअली द फोर्सेज दैट हेल्प इन एक्सप्लॉइटिंग द मैनकाइंड नेचर। तो जो जीव है वो सुपीरियर, उसमें बहुत एनर्जी है और उसमें इतनी फोर्स है कि वो मैनकाइंड को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर यही जीव एनर्जी को स्पिरिचुअली कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग मटीरियल, मतलब लोगों को कंट्रोल करने की जगह, अगर वो अपने अंदर ही खुद को नेगेटिव बनने की जगह, जीव को नेगेटिव बनने की जगह अगर वो भगवान की थिंकिंग भूल जाए, तो उसका क्या होगा, वो डेडली एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कुछ गलत करेगा। तो जो जीव है, जो प्राणी है, उसको ज़रूरी है कि वो विष्णु के ऊपर ध्यान दे। इसके अलावा विष्णु पुराण में 3 तरीके की एनर्जी की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। 3 तरीके की एनर्जी विष्णु पुराण में दी गई है। कौन कौन सी? सबसे पहले है स्पिरिचुअल पोटेंसी, यानी कि जो गुडनेस ऑफ विजडम है एंड ट्रूथ एंड ब्यूटी है, मतलब हमारे अंदर की, ये जो है वो रियल नेचर होता है सेंट या ग्रेट सोल्स का, तो स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद दे आर लिविंग क्रिएचर्स एंड दैट दे डिसर्न ऑफ द रियलिटी एंड बिकम परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज। के बाद जो क्रिएचर्स होते हैं, जो वो वाली एनर्जी, जो मतलब जानवर, उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली। एक होते हैं इग्नोरेंस वाले। तो 3 तरीके, एक स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है, एक होता है जो बहुत कंफ्यूज माइंडसेट होता है, और एक होता है जो इग्नोरेंट होता है, ठीक है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हर वक्त मेजर ही करता रहता है, उसके लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वो ये 3 तरीके के जो है लोग विष्णु पुराण में बोले गए। तो द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर क्षेत्र एंड क्षेत्रजन, इन विच क्षेत्र इज द मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी मतलब कि धातु एनर्जी, मतलब कि अंदर की एनर्जी नहीं है, वो जो आप छू रहे हो वो मटेरियल एनर्जी है, ठीक है, उसमें आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। लेकिन क्षेत्र जन जो है, जो क्षेत्र जन है, वो आपकी अंदर की एनर्जी, आपकी स्पिरिट की एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल फील्ड है जहाँ आपको वर्क करना है, ठीक है। अगर आपकी एक्चुअल ये जो प्रैक्टिकल फील्ड है इसमें काम नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब आपको अपनी इनर फील्ड में पहले काम करना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क कर पाओगे। द वर्क एंड द लाइफ इज एन इंटरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वेदास लॉर्ड इज परफेक्ट, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड परफेक्ट है, लॉर्ड की एनर्जी एकदम इक्वलेंट रहती है, बैलेंस है उनकी लाइफ में। लॉर्ड कृष्णा इज द बेस्ट वे टू फॉलो। इसके उन्होंने कहा कि लॉर्ड कृष्णा बेस्ट है और पीसफुल वर्ड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 मिस्टिकल परफेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है लाइन बाय लाइन, इसको एक एक वर्ड लिख करके आप शॉर्ट में लिख लेना जब तक मैं पैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी को द वन इज एस्टैब्लिश इन समाधि एंड द स्पिरिट इज डिटैच, जब एक बार इंसान समाधि ले लेता है और उसकी जो स्पिरिट होती है वो छूट जाती है, तो वो ये 8 मिस्टिक परफेक्शंस को इनहेरिट कर लेती है। कौन कौन से? श्रीमद् भगवतम के द्वारा, लॉर्ड कृष्णा के द्वारा 8 मिस्टिकल परफेक्शन है। पहला अनिमा, विच कंप्राइजेज ऑफ बिकम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, सेल्फ इज प्लेस्ड लास्ट बिफोर द सेल्फ फॉर द अदर। अनिमा मतलब होता है वो जो अपने आप को सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म मांगता है, वो इंसान अपने आप को सबसे आखिरी में रखता है।
ये सब बहुत महान एक क्वालिटी है। दूसरी क्या है, महिम, महिम महिम महिमा महिम, मतलब महामहिम सुना होगा आपने, मतलब वो जो कि सबसे महान है, सबसे ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ये कैसे ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी बहुत क्लियर है औरों के मुकाबले, भले ही वो खुद को छोटा मानता है लेकिन उसकी क्लैरिटी बहुत क्लियर है। तो वो एक अनीम है, महिम है, लुघिम है, यानी कि लाइटर देन लाइटेस्ट, क्योंकि उसका मूड बहुत लाइट रहता है। देखिए क्वालिटी समझिएगा, बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ है, मूड बहुत लाइट रहता है, ठीक है। इसके अलावा प्राप्ति और एक्वायरिंग, डिज़ायर को उसके अंदर उतनी नहीं होती, ठीक है, वो उतना ही चाहता है जितना उसे ज़रूरत है, मतलब डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखता है, अपनी इच्छा शक्तियों को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद प्रकम है, विच रिफर्स टू मेंटल पावर, इसके अलावा अपनी दिमाग की शक्ति, कंसंट्रेशन को एक ही जगह लगा के रखता है। इशिता, अपनी माया को, माया जो आपके मुँह माया है, आपके चारों तरफ जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनको भी कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद आता है वसिता, यानी कि इन विच योगी इज इन ध्यान, जहाँ पे वो किसी भी गलत, गुड और बैड के ट्रैप में नहीं फंसता, वो बैलेंस रहता है। लास्ट है एबिलिटी टू ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, मतलब उसको के अंदर इतनी ताकत होती है जो पाना चाहे वो पा सकता है, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर की स्पिरिचुअल फील्ड पे वो काम कर चुका होता है, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें याद रखनी है। और फिर होता है कर्म योगी। कर्म योगी कौन है, जो माइंड से हमेशा भगवान को सर्व करे लेकिन फल की इच्छा ना करे, उसे कर्म योगी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल वर्ड है ये, मेरे लिए भी सबके लिए होगा। कर्म योगी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्मास इन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आर एक्रेडिटेड टू नेक्स्ट लाइफ, जो भी आपकी आज के होंगे वो नेक्स्ट लाइफ में होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप अच्छा करते हो ना वो भी आपको इसी लाइफ में मिल जाता है, जो बुरा करते हो वो भी कहीं ना कहीं इस लाइफ में मिल जाता है। तो श्रीला सेज देयर एवरीथिंग बिलोंग्स टू श्री कृष्णा, हर कोई श्री कृष्णा से बिलोंग कर रहा है, ओके। इन टुडेज वर्ल्ड फॉरगेटिंग अ गॉड इज लाइक काविटी, अगर आज के समय में जब इतना केओस है उस टाइम पे भी अगर आप ईश्वर रिलीजन को भूल जाते हो तो आपकी लाइफ बेकार है। इसके अलावा यहाँ देखना है, या बहुत ही लोगों ने सुना होगा 3 वर्ड, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये समझ लेते हैं। सात्विक लोग वो होते हैं जो कि गॉड फियरिंग होते हैं, नेचर से प्योर होते हैं, उनके थॉट्स जो है, दीज पीपल आर नॉट सुपीरियर इन थॉट एंड एक्शन एंड आर नॉट प्राउड एंड वेन, ये लोग बहुत ज़्यादा वैसा नहीं सोचते कि बहुत सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं और हम सब कुछ जानते हैं, बड़े प्राउड हैं, नहीं, ये बहुत हम्बल नेचर के होते हैं। तो ये सात्विक गुण होता है, ठीक है। सात्विक गुण मतलब सात्विक क्वालिटी होती है इंसान की, ये फाइट नहीं करते हैं। तामसिक वो होते हैं जो बहुत ही लेजी होते हैं, स्लॉथ की तरह, ठीक है, स्लॉथ एनिमल, और इनको जो है कर्म योगी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें काम करना बहुत ज़रूरी है, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कतई आलसी होते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। एक होते हैं राजसिक गुण के, राजसिक गुण के विपरीत क्या होते हैं, इनके अंदर प्लेजर और सब कुछ पाने की इच्छा हद वाली होती है। अब तामसिक तो आलसी हो गए ना, तो पाना ना पाने इसको मतलब नहीं कि वो तो काम ही नहीं करते हैं। सात्विक लोग बहुत हम्बल होते हैं, वो बहुत ही सिविल, और राजसिक लोग सब पाना चाहते हैं, उनके अंदर भर कर डिजायर होती है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अटैच टू द आउटकम ऑफ हिज वर्क, हु वर्क्स विद रिनंसिएशन, तो इन्होंने कहा जो इंसान, लॉर्ड कृष्णा ने कहा जो इंसान अपने आप को उस काम से अटैच नहीं करता उसके आउटकम से, ठीक है। जैसे कल आपका पेपर है, अगर आप ये नहीं सोचोगे कि आप पास होगे या नहीं होगे, अगर आप जी जो पढ़ रहे हो ना वो ध्यान से पढ़ोगे, यानी जो काम कर रहे हो उसको फुल मन से, उसको ध्यान से करोगे ना, तो पक्का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप परसों के रिजल्ट, कल के एग्जाम के बारे में सोच के और रिजल्ट के बारे में सोच के काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो माइंड को रिलैक्स रखिए, काम रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो कर्म योगी अपने माइंड को हमेशा लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट करता है और रिलैक्स रहता है, चीयरफुल रहता है। इसके अलावा श्री प्रभुदेवा ने कहा कि भगवत गीता आर न्यूट्रल एंड यूनिवर्सल इन नेचर, डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। तो इन्होंने कहा ये बहुत ही न्यूट्रल है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद इस माइनॉरिटी सेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है, उस वीकर सेक्शन भी इसे ले सकता है, इससे इंसान को लिबरेशन मिलेगा। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल है, अच्छा हाँ, इन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने सोसाइटी को भगवत गीता ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंटेलेक्चुअल, एडमिनिस्ट्रेटर, मर्चेंट, लेबर, और ये इसे वर्ण बोलते हैं, ठीक है। कास्टिज्म आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। वर्ण है कि आप जो काम करते हो वो आपका वर्ण है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपका वर्ण डॉक्टर है, इस तरह से इनका कहना था। तो वर्ण सिस्टम अच्छा था, कास्टिज्म नहीं आना चाहिए था। कास्टिज्म का मतलब ये है कि आप जिस बर्थ पा लिए उसी बर्थ में आपका कास्ट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वर्ण सिस्टम में ऐसा नहीं था। आप जो काम करते हो और आप स्विच भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, जिसे जैसे स्विच करना है वैसे स्विच कर सकता है। तो वर्ण सिस्टम गीता में डिफाइंड है, ना कि कास्ट सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये काफ़ी लंबा लेक्चर खिंच गया है। अभी हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, राधा स्वामी सत्संग और श्री शिरडी साई बाबा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ताकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।